हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सबकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन से रिलेटेड लेक्चर वीडियोज है वो की अपलोड किए जा रहे हैं। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछली कुछ लास्ट क्लासों के अंदर हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। स्किन सिस्टम से रिलेटेड या फिर इंटीग्यूमेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो आता है हमारे लिए, देखा जाए तो बर्न। जहां से ये बर्न एक ऐसा टॉपिक है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा एमसीक्यू है वो पूछे जाते हैं। जो भी अपकमिंग नोटसेट एग्जामिनेशन है हमारी, साथ के साथ हमारी जो एग्जाम आने वाली है, जिपमेर की आने वाली है, पीजीआई सीएच की एग्जाम्स आने वाली हैं, आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बर्न। क्या है? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं कि बर्न होता क्या है, कैसे क्या इसमें इंजरीज होती हैं, क्या क्लासिफिकेशन होता है, कैसे बर्न सर्फेस एरिया कैलकुलेट किया जाता है। सब कुछ इस क्लास के अंदर आप लोगों को बताया जाएगा। बस आप लोग बने रहिए मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बर्न के बारे में। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं बर्न। अगर आप लोग बात कर रहे हो बर्न की, तो बर्न होता क्या है? ठीक है, बर्न होता क्या है? बर्न क्या होता है? एक सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन होता है। बर्न क्या होता है? सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। बर्न इज ए सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन का मतलब है कि सेल्स है उसमें डैमेज होंगी। सेल्स आर डैमेज। सेल्स आर डैमेज्ड। यहाँ पर क्या हो रही है? आपकी सेल्स है वो किसी भी रीजन की वजह से डैमेज हो रही है। बिकॉज ऑफ, किस वजह से सेल्स है वो डैमेज हुई है आपकी? ठीक है, वो हुआ है, या तो हुआ है कॉज ऑफ सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। कॉज ऑफ सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। कॉज ऑफ सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन। कॉज ऑफ सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण। जब कहीं घर्षण की वजह से, किसी भी रीजन की वजह से आप किसी सरफेस के ऊपर घसीटते हुए जा रहे हो, उस वजह से भी हो सकता है कि आपकी सेलुलर इंजरी हो जाए या आपको बर्न हो सकता है। क्योंकि आप जब घसीटोगे तो घर्षण होगा तो एनर्जी वहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? बर्न आपको हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट। हीट, गर्म, डायरेक्ट मोइस्ट हीट लग जाए, यानी कि आप गर्म पानी गिर गया हो, या फिर आपने ना जो स्टीम है उसमें आपका बर्न हो गया हो स्किन का। हो सकता है कि आप डायरेक्टली आग के अंदर आपने ड्राई हीट बर्न हो गया हो। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें तो आजकल के अभी क्या है, अभी क्या चल रहा है? अभी एक ऐसा सीजन चल रहा है जिसके अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा क्या हो रहे हैं अभी यहाँ पे? बारिश वगैरह का सीजन चल रहा है। मतलब सावन का महीना जो गया है, अभी सावन नेक्स्ट जो मंथ आता है वो आया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, बारिश सबसे ज़्यादा हो रही है। तो हम लोग रोज़ न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ रहे हैं, आज यहाँ बादल फटा है, आज यहाँ बिजली गिरी है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी वो भी हो सकती है। दूसरा हो सकता है कि आप क्या कर रहे हो, आपने कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड आप कोई वर्क कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, उस समय आपको करंट लग जाता है। ठीक है, तो उस वजह से भी क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल बर्न हो सकता है आप लोगों को। हो सकता है रेडिएशन की वजह से। किस वजह से? रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन, रेडिएशन की वजह से। सनबर्न का नाम सुना आप लोगों ने? सनबर्न वैसे सुन लिया होगा, लड़कियों को सबसे ज़्यादा पता है सनबर्न क्या होता है, क्योंकि लड़कियां आजकल यूज करती हैं 30 PFA करके कुछ आती है सनस्क्रीन क्रीम लगाना, और ये सारा कुछ लड़कियों को ज़्यादा पता होता है, लड़कों को कम पता होता है। अगर आप कंटिन्यूसली धूप में एक्सपोज हो रहे हो, एक्सट्रीमली धूप के अंदर अगर आप लोग एक्सपोज हो रहे हो, तो आपकी जो एपिडर्मिस है उसका क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है? आपका सनबर्न कहलाता है। नेक्स्ट हो सकता है ये बर्न आपका केमिकल की वजह से हो। केमिकल की वजह से मैं बात करूँ तो एसिड, अगर केमिकल की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ तो एसिड। ठीक है,
एसिड हो सकता है कि आपके हाथ पे, पैर पे, मुंह पे एसिड गिर गया, उसकी वजह से बर्न हो सकता है। तो अब हम एक एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, किसकी? बर्न की एग्जैक्ट डेफिनेशन, जो कि आपके सामने अभी स्क्रीन के ऊपर उसको मैंने तोड़ करके, उसको ब्रेक करके, स्टेप्स में ब्रेक करके मैंने आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को ईजी सी समझ में आ सके। तो इसमें देखो, इसमें हुआ क्या है, सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन दैट इज कॉज बाय फ्रिक्शन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल। अगर किसी भी रीजन की वजह से सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन होता है, ठीक है, सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन किसका? ऑफ द स्किन, सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ स्किन, लेयर ऑफ स्किन, अगर स्किन की लेयर है वो अगर किसी रीजन की वजह से वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो रही है, ठीक है, और वो डिस्ट्रैक्शन, सेल्यूलर डिस्ट्रैक्शन ऑफ द लेयर ऑफ स्किन कॉज बाय, किसके द्वारा कॉज किया गया है? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन और केमिकल, इनके द्वारा जब ये कॉज किया जाता है सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन ऑफ लेयर ऑफ स्किन, दैट इज नॉन एज बर्न। इसे हम क्या कहते हैं? बर्न कहते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बर्न के बारे में, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन बात करते हैं, हम एक नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न बात करते हैं। तो बर्न है, तो बर्न को हमने मोटे मोटे दो क्लासिफिकेशन में बांटा है, मोटे मोटे दो क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने क्या है, बर्न को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो फर्स्ट वन आता है स्मॉल बर्न, फर्स्ट वन आएगा आपका स्मॉल बर्न, और दूसरा आपका आएगा एक्सटेंसिव बर्न, दूसरा आपका आएगा एक्सटेंसिव बर्न, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को समझने चाहिए, स्मॉल बर्न और एक्सटेंसिव बर्न। तो स्मॉल बर्न की अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूं स्टूडेंट्स, स्मॉल बर्न की अगर मैं आप लोगों के साथ अगर मैं बात करूं, तो स्मॉल बर्न में होता क्या है? देखो, स्मॉल बर्न क्या होता है? लोकलाइज्ड होता है। इट इज अ लोकलाइज्ड बर्न, इट इज एन लोकलाइज्ड बर्न। ये एक लोकलाइजिंग, ये पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ये बर्न रहता है। जैसे मान लिया जाए, अगर मैं मान लूँ कि ये किसी इंडिविजुअल का हम लोगों ने हाथ बना दिया, ठीक है, और उसके ऊपर यहाँ पर मान लेते हैं हम कि यहाँ पे टोटली यहाँ पे क्या हो जाता है? बर्न हो गया। तो ये बर्न क्या कहलाएगा? स्मॉल बर्न और लोकलाइज्ड बर्न। लोकलाइज मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ही ये बर्न इन्वॉल्व है, ठीक है, बर्न इन ए पर्टिकुलर एरिया, बर्न इन ए पर्टिकुलर एरिया। किसी भी पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर बर्न हो रहा है, लोकलाइज्ड है, ठीक है, वो मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ बर्न हुआ और वो यही है, तो वो बर्न क्या कहलाता है? स्मॉल बर्न कहेंगे उसको, स्मॉल बर्न की कैटेगरी में आएगा, और वो बर्न कैसा होगा? आपका लोकलाइज्ड बर्न होगा, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को इस टॉपिक को अभी तक की क्लास में समझने में कोई डाउट है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, देखिए मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं इसके, तो अभी तक आप लोगों के, देखो बर्न क्या है? बर्न है आपका सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेयर ऑफ स्किन, स्किन का अगर स्किन की लेयर का अगर सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, कि क्या है? बर्न का मतलब क्या है? सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेयर ऑफ स्किन दैट इज कॉज बाय, किसके द्वारा कॉज किया जाएगा? फ्रिक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन एंड केमिकल, इनके द्वारा अगर कॉज किया जा रहा है, तो उसे हम किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? बर्न की कैटेगरी में। ध्यान रखना, ये लाइन से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन रहे हैं, इस लाइन से आप लोगों के लिए क्या बन रहे हैं? एमसीक्यू बन रहे हैं कि ये वो फैक्टर्स हैं जो बर्न कोज कर सकते हैं। फ्रिक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेडिएशन है, आपका केमिकल है, ये क्या कोज कर सकते हैं? हीट है, ये क्या कोज कर सकते हैं स्टूडेंट्स? ये कोज कर सकते हैं कि इंडिविजुअल के अंदर क्या हो, इंडिविजुअल के अंदर क्या हो सकता है? हो सकता है कि किसी इंडिविजुअल के अंदर वहाँ पे बर्न का केस बन रहा हो। नेक्स्ट हम बर्न को हमने क्लासीफाई किया, बर्न को क्लासीफाई करने के बाद हमने देखा कि एक पहला टाइप था स्मॉल बर्न, पहला टाइप क्या था? स्मॉल बर्न। तो स्मॉल बर्न के अंदर हम देख रहे थे, स्मॉल बर्न के अंदर क्या था? टाइप ऑफ बर्न आर लोकलाइज, यानी कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है? बर्न है वो इन्वॉल्व रहता है, पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या होता है? बर्न इन्वॉल्व रहता है। जैसे ही मैंने अभी आप लोगों को समझाया एग्जाम्पल के थ्रू, मैंने आप लोगों को अभी बताया था।
आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एक्सटेंसिव बर्न। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सटेंसिव बर्न। तो एक्सटेंसिव बर्न का आप देखो स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव बर्न को अगर आप देखो कि एक्सटेंसिव बर्न वो बर्न है जिसके अंदर क्या है 25% और मोर टोटल बॉडी सरफेस एरिया का, यानी कि बर्न एरिया जब किसी एडल्ट के अंदर, इन केस ऑफ एडल्ट, इन केस ऑफ एडल्ट, इन केस ऑफ एडल्ट, एडल्ट के केस के अंदर क्या होता है कि जब बर्न सरफेस एरिया, बर्न सरफेस एरिया, बर्न सरफेस एरिया इन्वॉल्व, बर्न सरफेस एरिया इन्वॉल्व और कंसिस्ट 25% और मोर, 25% और मोर बर्न, जब एक एडल्ट की टोटल बॉडी का 25% या उससे ज़्यादा हिस्सा बॉडी सरफेस का, टोटल बॉडी सरफेस का 25% या उससे अगर उससे ज़्यादा हिस्सा जल रहा है तो उसे हम किस कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे, उसे हम कैटेगरी में इन्वॉल्व करेंगे एक्सटेंसिव बर्न। एक्सटेंसिव बर्न इन केस ऑफ, व्हाट इज एक्सटेंसिव, कोई आपसे पूछे कि एक्सटेंसिव बर्न होता क्या है, तो एक्सटेंसिव बर्न वो बर्न है जिसके अंदर क्या होता है एडल्ट की बॉडी सरफेस का 25% या 25% से ज़्यादा जब बर्न एरिया इन्वॉल्व होता है, जब एरिया बर्न में इन्वॉल्व हो रहा है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, एक्सटेंसिव बर्न। याद रखने की बात है, यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है आप लोगों के लिए सॉरी, कि एक एडल्ट के अंदर एक्सटेंसिव बर्न कब इंक्लूड किया जाएगा, जब उसकी बॉडी का 25% और मोर टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न में इंक्लूड है। 25% और मोर अगर टोटल बॉडी सरफेस एरिया में इंक्लूड है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, वो कंडीशन आपकी कहलाती है कि इंडिविजुअल को क्या है, एक्सटेंसिव बर्न है, मतलब एडल्ट का एक्सटेंसिव बर्न। इट्स ऑल अबाउट एडल्ट एक्सटेंसिव बर्न, एडल्ट का एक्सटेंसिव, एडल्ट का एक्सटेंसिव बर्न। समझ गए? कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसको आंसर करूँगा। डाउट है, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम लोग बात करते हैं कि इन केस ऑफ पीडियाट्रिक, इन केस ऑफ चिल्ड्रन, अगर इन केस पीडियाट्रिक के केस की बात करता हूँ मैं आप लोगों के साथ, इन केस ऑफ पीडियाट्रिक्स, कि पीडियाट्रिक्स के केस में क्या हो रहा है। इन केस ऑफ पीडियाट्रिक्स, जब एक बच्चे की टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 10% और मोर, 10% और मोर इन ए चिल्ड्रन इज इंक्लूडेड इन बर्न दैट इज नॉन एज एक्सटेंसिव बर्न। मतलब जब बर्न के अंदर बच्चे की टोटल बॉडी सरफेस एरिया का 10% या उससे ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, वो कंडीशन कहलाती है एक्सटेंसिव बर्न। वो कंडीशन क्या कहलाती है, इज एन एक्सटेंसिव बर्न इन, इज एन एक्सटेंसिव बर्न इन केस ऑफ पीडियाट्रिक। याद रखना स्टूडेंट, यहाँ से आप लोगों के लिए एमसीक्यू बन रहा है, ठीक है, एमसीक्यू बन रहा है। इज एन एक्सटेंसिव बर्न, is an extensive burn in case of, is an extensive burn in case of, किस केस में ये extensive burn इंक्लूड होगा, it is an extensive burn in the case of child, बच्चों के केस में। देखो अब हमें आप लोगों को एक कॉमन सी छोटी सी लैंग्वेज में इजीली आप लोगों को समझ सको वो मैं बताता हूँ। देखो एडल्ट में एक्सटेंसिव बर्न कब था, जब टोटल बॉडी सरफेस एरिया, ठीक है, समझ गए, TBSA, TBSA की शॉर्ट फॉर्म का मतलब, सॉरी फुल फॉर्म का मतलब क्या है, फुल फॉर्म का मतलब है टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया। तो टोटल TBSA, एक एडल्ट में TBSA कितना होगा, 25% और मोर,
मतलब ये क्या बना आपका एक्सटेंसिव बर्न, इज एन एक्सटेंसिव बर्न। समझ गए। दूसरा देखते हैं अपन अब। एडल्ट के बाद आता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस की बात करूं मैं स्टूडेंट, तो चिल्ड्रंस में देखना, चिल्ड्रंस के अंदर कब आप एक्सटेंसिव बर्न बोलोगे, जब टोटल बॉडी सरफेस एरिया 10% और मोर है, 10% और मोर है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है, 10% और मोर है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम बोलेंगे एक्सटेंसिव बर्न। स्मॉल बर्न लोकलाइज बर्न है। एक्सटेंसिव बर्न का मतलब है 25 एडल्ट के अंदर 25% या 25% से ज़्यादा अगर बर्न हुआ है तो वो एक्सटेंसिव बर्न कहलाता है। और अगर बच्चों के अंदर 10% या 10% से ज़्यादा बर्न हुआ है तो वो क्या कहलाता है, एक्सटेंसिव बर्न कहलाता है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और ये दोनों जो पॉइंट हैं जो मैंने अभी आप लोगों को समझाए हैं, ये दोनों पॉइंट आप लोगों के एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू यहाँ पे बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से कोई भी पूछ सकता है कि एक एडल्ट के अंदर एक्सटेंसिव बर्न कब होता है, ये कितना होता है, एक एक्सटेंसिव बर्न के अंदर कितना एरिया बर्न होता है, ठीक है, और एक चिल्ड्रन के अंदर कितना एरिया बर्न होता है, वो आपसे कोई भी पूछ सकता है। तो इसीलिए प्लीज़ स्टूडेंट थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा ताकि आप सब लोग इसको इजी से याद रख पाओ, समझ पाओ, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब बर्न सरफेस एरिया की बात हो गई है तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जो आपका एक्सटेंसिव बर्न है, जो ये आपका एक्सटेंसिव बर्न है, ये क्या करता है, सिस्टमेटिक इफेक्ट से वो फौज करता है, ठीक है। मतलब एक्सटेंसिव बर्न cause the systemic response in all body system। इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इस लाइन का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स कि जब किसी इंडिविजुअल के अंदर 25% या 25% से ज़्यादा का बर्न होगा तब आप उसको क्या बोल रहे हो, तब आप बोल रहे हो उसको एक्सटेंसिव बर्न। और जब ये 25% या 25% से ज़्यादा का बर्न हो रहा है तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होता है, आपके जितने भी बॉडी के अंदर जो सिस्टम्स हैं, आपके ऑल ओवर बॉडी से उस बर्न की वजह से ऑल ओवर बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। साथ ही साथ उस बर्न के रेस्पॉन्स में पूरी बॉडी से, मतलब बॉडी का हर एक सिस्टम आपको क्या करेगा, रेस्पॉन्स देगा, ठीक है। चाहे वो बीपी कम करके दो, टेकीकार्डिया करके दो, चाहे वो ब्रेडीपीनिया करके दो, चाहे वो टेकीपीनिया करके दो, पेन होगा इंडिविजुअल को, ठीक है, फ्लूइड में वाटर का लॉस हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को इन्वॉल्व करके ही मिलेंगी, ठीक है। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, वो क्या कहलाता है कि जो आपका एक्सटेंसिव बर्न है, ये बॉडी के हर सिस्टम को अफेक्ट करता है। एक्सटेंसिव बर्न affect the all systems of the body, ये क्या करता है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है। ये क्या कर देता है, हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स को क्या कर देता है, अफेक्ट कर देता है, ठीक है। कि एक्सटेंसिव बर्न है वो क्या करता है, सिस्टमेटिक रेस्पॉन्स शो होता है इसके अंदर। साथ ही साथ क्या होता है, बॉडी के और सिस्टम्स को भी अफेक्ट करता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट एक रूल देखा गया है यहाँ पे कि जो एक्सटेंसिव बर्न है, कि बर्न का कितना एक्सटेंशन हुआ है या कितना एक्सटेंसिव बर्न है, उसको कैलकुलेट करने के लिए, भाई आपने ऐसे कैसे बोला, मैंने अभी आप लोगों को डेफिनेशन के अंदर बताया है कि एडल्ट के अंदर 25% या 25% से ज़्यादा होगा तो वो एक्सटेंसिव होगा। पीडियाट्रिक्स के अंदर या बच्चों के अंदर अगर वो 10% या 10% से ज़्यादा है तो वो लेकिन ये 10% आया कहाँ से, सोचने वाली बात है ना, कि ये 10% आया कहाँ से। तो ये सोचने वाली बात ये है, तो ये एक रूल ऑफ 9 बनाया गया,
एक रूल ऑफ 9 बना गया कि उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, टोटल बर्न सरफेस एरिया है वो इवालुएट कर सकते हैं। क्या इवालुएट कर सकते हैं हम, टोटल बर्न सरफेस एरिया इवालुएट किया जा सकता है स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। यहाँ पर ये लाइन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट, ठीक है, इम्पोर्टेंट। यहाँ से आप लोग MCQ देख सकते हो कि एक्सटेंसिव बर्न के अंदर बर्न के एक्सटेंशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, रूल ऑफ 9, मतलब कौन सा रूल यूज़ किया जाता है, तो रूल ऑफ 9 बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है, रूल ऑफ 9 बोला जाता है स्टूडेंट। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। सबसे पहले हम एक नोट दिया गया ऊपर, उस नोट के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल बर्न ऑफन इन्वॉल्व ए सरफेस इंजरी दैट इज स्मॉल बट इंटरनल इंजरी में बी एक्सटेंसिव। यस, वेरी गुड, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आप लोगों को बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसमें बताया गया है, इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, पॉइंट ये कह रहा है हमें कि जो इलेक्ट्रिकल बर्न है ऑफन इन्वॉल्व है सरफेस इंजरी, कि इलेक्ट्रिकल बर्न है, मान लीजिए ये कोई वायर है, ये खंबा था, ठीक है, इसके ऊपर 2-3 वायर्स आ रखी हैं, ठीक है, यहाँ से ये वायर आ रखी हैं और यहाँ पर कोई इंडिविजुअल हम लोगों ने बैठा दिया, ठीक है, और इसने क्या किया, इसको क्या हुआ, ये करंट आया है, ठीक है, इसको क्या हुआ है, करंट आया। मान लीजिए किसी भी वजह से इनके कांटेक्ट में आ गया, किसी भी वजह से इनके कांटेक्ट में आ गया तो देखा जाए इस डायग्राम के अंदर कांटेक्ट में क्या आया है, कांटेक्ट में आया है सिर्फ इंडिविजुअल का हाथ, इंडिविजुअल का हाथ। तो हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल बर्न है वो लगने में, आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि वो एक बस स्मॉल बर्न है, लोकलाइज्ड हुआ है, ठीक है, क्या बर्न है, इन्वॉल्व है स्मॉल सरफेस, ठीक है, यहाँ पर आपको लगेगा कि इतना सा हाथ ही जला है, बट उसका जो एक्सटेंशन है, मतलब इंटरनली ऑर्गन्स को उसने क्या कर दिया, डैमेज किया। उस इलेक्ट्रिकल करंट की वजह से क्या हुआ, हमारी बॉडी के जो जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो क्या हो चुके हैं स्टूडेंट्स, डैमेज हो चुके हैं। तो इस डैमेज के प्रिवेंट करने के लिए या इस डैमेज से बचने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना होगा, हमें उस इलेक्ट्रिकल बर्न सरफेस एरिया को ना देख कर के हमें जो एक्सटेंशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया हुआ है कि इलेक्ट्रिकल इंजरी या इलेक्ट्रिकल बर्न की वजह से कितना सरफेस एरिया है वो इन्वॉल्व हुआ है, वो हमें देखना है, ठीक है। तो जो इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखने में आपको लग सकता है कि इलेक्ट्रिकल बर्न सरफेस या में स्मॉल सरफेस एरिया की इंजरी हुई है, ठीक है, बट वहाँ पर क्या होगा, बट स्मॉल इंजरी में भी एक्सटेंसिव, ये आपकी जो स्मॉल इंजरी है वो क्या हो सकती है स्टूडेंट्स, एक्सटेंसिव हो सकती है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ से MCQ बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस MCQ के पॉइंट को अपनी नोटबुक के अंदर ऊपर ही ऊपर नोट कर लें, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रिकल बर्न के अंदर बर्न का एक्सटेंशन ज़्यादा होगा कि कम होगा, नहीं पता, ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, एक्सटेंशन है वो ज़्यादा हो सकता है। इलेक्ट्रिकल बर्न के केस के अंदर जो एक्सटेंशन है वो क्या हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वायर तो मैंने मेरे हाथ से छुआ तो मेरा हाथ जला, बट उस करंट की वजह से मेरी बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन्स थे वो भी तो क्या हुए हैं स्टूडेंट्स, डैमेज हो रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है, हमें हमेशा इलेक्ट्रिकल इंजरी का जो भी पेशेंट आता है तो उसमें एक्सटेंशन, इंटरनल इंजरी ऑलवेज हमें क्या करना है, इंटरनल इंजरी को चेक करना है, ताकि हम बर्न के प्रॉपर एक्सटेंशन का हम क्या कर लगा सके, पता लगा सके। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँ। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रूल ऑफ 9 की, कि रूल ऑफ 9 क्या है। रूल ऑफ 9 एक ऐसा रूल है जो हमें बर्न सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बताया हुआ है, ठीक है। टोटल बॉडी सरफेस एरिया स्क्वायर फीट में कितना बताया था मैंने, कितना बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता। आई होप 15 से 20 स्क्वायर फीट बताया था मैंने, ठीक है। तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आप लोग।
तो रूल ऑफ 9 की बात करें तो रूल ऑफ 9 क्या है, हमें बर्न सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में मदद करता है। इसका यूज़ करके हम बर्न सरफेस एरिया का हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ है। और कितना बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्व हुआ उसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सटेंसिव बर्न है या स्मॉल बर्न है। कैसा बर्न, एक्सटेंसिव बर्न है या स्मॉल बर्न है। आप देख रहे होंगे मैं सिर्फ बर्न सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ काफ़ी देर से। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं वो बर्न का बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, ना कि लेयर बाय लेयर कितना बर्न हुआ है, कितना डीप है, उससे हमें अभी कोई मतलब। हमें तो अभी इस चीज़ से मतलब है कि कितना एरिया बर्न में इंक्लूड किया गया है। हमें किस चीज़ से मतलब है कि कितना एरिया बर्न के अंदर इंक्लूड किया जा चुका है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रूल ऑफ 9 की। तो रूल ऑफ 9 क्या है, ये हमें क्या बताता है। अगर रूल ऑफ 9 की बात करें तो रूल ऑफ 9 हमें क्या बताएगा, देखना। रूल ऑफ 9 हमें बताएगा एक्सटेंशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया। एक्सटेंशन ऑफ बर्न सरफेस एरिया, बर्न सरफेस एरिया का कितना एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। तो जब एक एडल्ट की बात कर रहे हैं, इन केस ऑफ एडल्ट, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एक एडल्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। एडल्ट की जब हम लोग बात करेंगे तो एडल्ट के जो नेक रीजन है, जो नेक रीजन है, 1 सेकेंड, ठीक है, जो एडल्ट का जो नेक रीजन है ना, गर्दन तक का, एडल्ट तक का जो गर्दन तक का एरिया है वो कितना है, 4.5 मतलब 9, टोटल हो गया 9, टोटल उसका हो गया 9%, ठीक है। टोटल कितना हुआ है, 9%। 1 सेकेंड, इसमें क्या पढ़ रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कितना एरिया, नेक एरिया है, केवल नेक, नेक अगर एक तरफ से एंटीरियर साइड से अगर गर्दन जल गई है, ठीक है, यहाँ तक अगर एंटीरियर साइड में यहाँ तक बर्न है तो वो बर्न होगा आपका 4.5, और अगर वो पोस्टीरियर साइड से है केवल तो वो भी होगा 4.5, और अगर वो पूरी गर्दन है, चारों तरफ से पूरी गर्दन है, तो उसको हम इंक्लूड करेंगे 9%। इसमें इंक्लूड करेंगे 9% के अंदर। सेम इसी तरह ट्रंक की बात करते हैं, ठीक है। तो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर में 9 ये है, 9 ही पीछे का है, 9 एब्डोमिनल का आगे का है, 9 ही एब्डोमेन के पीछे का है। तो ये आ गया एंटीरियर पोस्टीरियर 18 मतलब चेस्ट मतलब थोरेसिक रीजन का और एब्डोमिनल रीजन का एंटीरियर साइड से 9 + 9 + 9 है, और पोस्टीरियर साइड से थोरेसिक का और एब्डोमेन का, पोस्टीरियर एब्डोमेन का और पोस्टीरियर थोरेसिक का 9% है। तो टोटल अमाउंट में हो गया 18% से एंटीरियर। अगर पूरा अपन यहाँ से यहाँ तक देखूंगा तो 18% एंटीरियर और 18% कितना हो चुका है, 18% पोस्टीरियर की बात हो चुकी है। सेम अगर हम एडल्ट के अंदर बोथ आर्म की बात करते हैं, दोनों हाथों की बात कर रहे हैं, तो एंटीरियर आर्म की बात करूँ तो 4.5 है, और पोस्टीरियर आर्म की बात करूँ सेम साइड की, अगर उसी आर्म की पोस्टीरियर साइड की बात करूँ तो 4.5। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आर्म जल रही है तो 9% आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो इस वाली का भी 9% हो जाएगा, समझ रहे हो। 1% रहेगा पेशेंट के जेनाइटेलिया का, यानी कि पेरिनियम एरिया का कितना रहेगा, 1%। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं डाउट को क्लियर करूँगा। नेक्स्ट है जो लेग्स हैं, उनका अगर एंटीरियर एस्पेक्ट हुआ है तो 9 है, और पोस्टीरियर हुआ है तो भी 9 है। ये एक लेग की बात कर रहे हैं, तो दोनों लेग का कितना हो गया, 9 + 9 18%, और इनका भी हो जाएगा 18%। तो ये हो गया है रूल ऑफ 9 एक एडल्ट के लिए, कि जिसके थ्रू हम ये देखते हैं कि बर्न एरिया का एक्सटेंशन कितना हुआ है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। मैंने इमेज को साफ इसलिए किया है ताकि आप लोग इसको देख करके अच्छे से इसको नोट कर सको। प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, अपनी तैयारियों को अच्छे से बनाइएगा, और अपने एम को, आपका एम जो है गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफिसर बनने का, वो आप अचीव की। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किया गया लेक्चर वीडियो आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करे। प्लीज़ डू कंसीडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।